बच्चों, तो हम रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने लाइफ प्रोसेसेस में बाकी डाइजेशन तक कर लिया था, आज हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन। तो आप रेस्पिरेशन से क्या समझते हो? मुझे पता है सब लोग ये समझते हैं कि सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, ये रेस्पिरेशन है। लेकिन रेस्पिरेशन ये नहीं होता। जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, दैट इज़ ब्रीदिंग। ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम अपने लिए एनर्जी बना रहे हैं, हम अपने लिए जो है एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं एक तरह से, मतलब। ठीक है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज एटीपी। हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और फिर उसको एक्सहेल आउट कर दे रहे हैं। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे what exactly is respiration. ओके, उससे पहले आप मेरे को बता सकते हो कि लंग्स में कितनी लोब्स होती हैं? लंग्स कितने होते हैं? हाउ मैनी लंग्स आर देयर? 2, 3, 4, 5। बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज जाते हैं। नॉट योर क्लास, बट कुछ बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि लंग्स कितने। देयर आर 2 लंग्स, लोब्स डिफरेंट रहती हैं। दोनों लंग्स की लोब्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। एक लंग में कितनी लोब्स होती हैं? जैसे कि दिस इज़ योर राइट लंग, दिस इज़ योर लेफ्ट लंग। मुझे कैसे पता चला कि कौन सा लंग राइट है और कौन सा लंग जो है वो लेफ्ट है? एनी आइडिया और एनी हिंट, गेस कि मुझे कैसे पता कि जो मैंने बोला है यही राइट लंग है, यही लेफ्ट लंग है? हमारा हार्ट किस साइड प्रेजेंट रहता है? हमारा हार्ट लेफ़्ट साइड प्रेजेंट रहता है। तो उसमें कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो लंग्स में कुछ तो डिफरेंस रहेगा, लेफ़्ट साइड के लंग में और राइट साइड के लंग में। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लंग्स की एनाटमी देखते हैं, मतलब उनको खोलते हैं, फिर देखते हैं कि लंग्स में एग्जैक्टली होता क्या क्या है। ठीक है। तो दीज आर योर लंग्स। सबसे पहले हम देखेंगे, चलो लंग्स की, ये तो सिंपली है। यूजुअली एक लंग ऐसे रहता है आपका, और जो दूसरा लंग है होता तो वो भी ऐसे ही है, सिमिलर टू दिस, बट यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट होती है जहाँ पे ये स्पेस होता है फॉर योर हार्ट, फॉर योर हार्ट। इसकी लेबलिंग मैं आपको बाद में कराती हूँ, जब ब्रीदिंग को एकदम ब्रीफ में करते हैं। एक मिनट आप वेट। सबसे पहले हम सब कुछ तोड़ते हैं, फिर पढ़ते हैं व्हाट इज ब्रीदिंग। ऑक्सीजन O2 प्लस CO2 माइनस, या फिर इन एंड आउट। मेनली ब्रीदिंग ही होती है। O2 अंदर लेना, जिसको हम इनहेलेशन बोलते हैं, और CO2 एक्सहेल करना, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है। प्लांट्स में उल्टा रहता है, ये तो आपको पता ही है। तो मेनली हमारे पास क्या होता है कि जितनी भी रेस्पिरेशन के केसेस होते हैं, मेनली 3 केसेस होते हैं रेस्पिरेशन के। स्टार्टिंग से हम पढ़ें तो सब केसेस में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगी? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके। आपने सुना होगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। ठीक है। ग्लूकोज हमारे, इससे हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में होगी? ATP। आपने हमेशा याद रखना है, एनर्जी किस फॉर्म में होगी? ATP, 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 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके। तो ग्लूकोज क्या है? सॉरी, रेस करते हो। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इसको हमने चेंज करना है, तो ग्लूकोज को हमने किस में चेंज करना है? सबसे पहले तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल का दूसरा नाम भी है, जिसको हम बोलते हैं
पायरुवेट, क्या बोलते हैं, पायरुवेट। थोड़ा वायरल सा हो रहा है एक तो। ओके, सबसे पहले हमने ग्लूकोज को चेंज करना है पायरुवेट में। मेनली सबसे सिंपल स्टेप, सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें ग्लूकोज को पायरुवेट में चेंज करना है। वो कैसे होगा? ग्लूकोज इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड पायरुवेट इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये जो प्रोसेस है ये हमारी कहाँ पे होती है? इन योर साइटोप्लाज्म। किस में रहेगी ये प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में। जो आपका ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल एक कंपाउंड है वो पायरुवेट में चेंज हो रहा है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। किस में हो रहा है? आपके साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे हो रहा है ये? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया? अब हमारा ग्लूकोज जो है पायरुवेट में चेंज हो गया है इन द साइटोप्लाज्म। मैंने 3C लिखा है, बस आप समझ लो पायरुवेट है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल विच इज़ पायरुवेट। अब इसके आगे 3 प्रोसेसेस हैं इसको आगे कन्वर्ट करने की। सबसे एक आती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊँ। सबसे पहले एक केस आप ले लीजिए, 1 सेकेंड। -O2, ठीक है, इसमें आ गया -O2 और इसमें आ गया +O2। इसका मतलब क्या है? ये वाला है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये है लैक ऑफ, कम ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और ये है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम पास 3 केसेस बनते हैं। तो ऑक्सीजन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है लेकिन बिल्कुल कम अमाउंट्स में है। और लास्ट है ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन मैक्सिमल अमाउंट्स और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये किस में चेंज हो रहा है अब आपका? ये आपका चेंज होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बनेगा आपका, सबसे पहले बनेगा इथेनॉल। सॉरी, क्या करूँ, मेरा पेन ही ख़राब हो गया है। सॉरी, इथेनॉल में चेंज होगा जो कि है आपका 2 कार्बन मॉलिक्यूल। मैंने 2C लिख दिया, बस आप समझ लो इथेनॉल है 2C, 2 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि है आपका इथेनॉल, प्लस आ गया CO, समथिंग इज हैपनिंग, पेन नहीं चल रहा, CO2 प्लस, सॉरी वेट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था लैक ऑफ ऑक्सीजन में कैसे रहेगा। पेज ही स्लाइड कर देती हूँ, ठीक है। नो ऑक्सीजन, इसमें आपका क्या पास क्या बनेगा? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, क्या बनेगा? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। दूसरा आता है लो O2, जिसको हम लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ये बेसिकली ये होता है जो हमारा लो ऑक्सीजन है वो किस में रहेगा? ईस्ट में। ईस्ट में ये बनेगा मसल्स में, मसल्स, ठीक है। कम ऑक्सीजन वाला होगा आपका मसल्स में। इसमें होता क्या है, जिसमें ऑक्सीजन कम रहता है इसमें लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, एनर्जी। जो लैक्टिक एसिड है आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। फिर लास्ट आ गया आपका इन द प्रेजेंस ऑफ O2।
अब ये आपने याद रखना है, जो आपका प्रेजेंस ऑफ O2 है वो बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें क्या रहता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, एनर्जी। ये किस में बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, सो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी। नो ऑक्सीजन, जो यीस्ट है उसको अपनी रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, हमें हमारी जो मसल सेल्स होते हैं, जो मसल्स होती हैं, उनमें क्या होती है, ये वाली रेस्पिरेशन होती है लो ऑक्सीजन की, क्योंकि वो पेरिफेरीज में यूजुअली जो पेरिफेरल मसल्स होती हैं, जैसे कि हमारी आर्म्स की या लेग्स, इनमें क्रैम्प्स भी होते हैं हमें कई बार। इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वहाँ पे वो चेंज होता है इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनता है। मेनली आपने ये वाला याद रखना है, दिस वन, कि इन माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। आपने देखो, ये जो आपका 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। O2 बिल्कुल नहीं है और O2 है, तो इन दोनों में 2 चीज़ें तो सेम है। एक CO2 प्लस CO2 सेम है, एनर्जी सेम है। सिर्फ बचा क्या? जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो मतलब उसमें वाटर तो नहीं बनेगा, तो उसमें क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? इथेनॉल, जो कि एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो उसमें क्या बनेगा? H2O बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर। और जिसमें ऑक्सीजन कम है उसमें लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और कुछ नहीं बनेगा, बस लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो याद रखने वाली चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम कंसंट्रेट करते हैं इन योर ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग में सबसे पहले हमें लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। लंग्स कैसे दिखते हैं? लंग्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लंग्स, राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग। दिस इज़ योर राइट लंग, दिस इज़ योर लेफ्ट लंग। सबसे ऊपर ये आता है आपका, दिस इज़ योर पेन क्यों नहीं चल रहा है? दिस इज़ योर ट्रैकिया। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ठीक है, आपकी राइट लंग है या आपकी लेफ्ट लंग है। अब इसमें लोब्स रहती हैं, ऊपर वाली है अपर लोब, बीच वाली है मिडल लोब, नीचे वाली है लोअर लोब। ठीक है, उसके बाद ये आती है इसकी, थोड़ा सा ऐसे रहता है, हल्का सा ऐसे, तो यहाँ आती है इसकी, ये आती है लोअर लोब, ये आती है अपर लोब। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आता है, वो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं होगा बुक में भी, उसको हम बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं। ओके, ये इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं, मैंने वैसे बता दिया आपको। इसको थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड भी प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। ओके, इसको थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं। अब हम अगर ब्रीफ में स्ट्रक्चर को पढ़ें तो सबसे ऊपर आ रहा है ये आपका ट्रैकिया, जिसमें क्या प्रेजेंट है, ये ऐसे 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 ऐसे, दीज आर ट्रैकियल रिंग्स। इनको ट्रैकियल रिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ट्रैकियल रिंग्स। उसके बाद ये एक्सटेंड हो रहा है इधर। ठीक है, आगे ये आपके ब्रोंकस हैं, दीज आर नोन एज ब्रोंकस। लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई। इनके आगे ये पतले पतले जो होते हैं बनते हैं ब्रोंकियोल्स। दीज आर योर ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकाई है, दिस इज ब्रोंकाई, दीज आर ब्रोंकियोल्स।
ब्रोंकियो वेट ये क्या बोली थी मैंने, ट्रैकियल रिंग्स, ठीक है। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे, वो यहाँ पे नहीं दिखेंगे, वो थोड़े माइन्यूट स्ट्रक्चर्स रहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। मेनली एल्वियोलाई गैसियस एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, एल्वियोलाई गैसियस एक्सचेंज। इस पूरे को बोलते हैं एल्वियोलाई सैक। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई सैक। अभी हम अगर इस डायग्राम में देखें तो अगर हम इसको थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करें लिटिल बिट, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दिस इज़ योर थायराइड कार्टिलेज। ये सारा क्या है, ट्रैकिया, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होती हैं ट्रैकियल रिंग्स। क्या प्रेजेंट होती हैं ट्रैकिया के ऊपर, ट्रैकियल रिंग्स। ये आपका राइट लंग है, ये आपका लेफ्ट लंग है। यहाँ पे होती है आपकी कार्डियक नॉच। क्या होती है, कार्डियक नॉच, जिसको हम हार्ट नॉच भी बोलते हैं, हार्ट नॉच भी बोलते हैं। कार्डियक नॉच ऑन लेफ्ट साइड। कहाँ प्रेजेंट रहती है कार्डियक नॉच, ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। इसको हमने बोल दिया कार्डियक नॉच। ये आपका आता है लेफ्ट लंग। ये इसकी अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब, अपर लोब, लोअर लोब। ये जो आपके यहाँ से ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, इसके आगे आते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर हमारे एल्वियोलर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एल्वियोलर सैक्स, ठीक है। दिस इज योर लंग डायग्राम। अब एग्जैक्टली रेस्पिरेशन में होता क्या है, अभी हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली रेस्पिरेशन के टाइम क्या होता है। सॉरी, ब्रीदिंग के टाइम रेस्पिरेशन वाला तो हमने पढ़ लिया कि उसमें जो पायरुवेट, जो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। फिर आगे वो 3 प्रोसेस है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब एक और चीज़ थी, एक था लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होती है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है, हम एरोबिक रेस्पिरेशंस करते हैं, राइट। अब सॉरी, इसमें होता कि आपने कभी सोचा है, हम ब्रीदिंग करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। हम पता है सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, लेकिन आपने तो कभी सोचा ही नहीं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है, वो हम छोड़ते कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सांस ली, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर हो गई, ऑक्सीजन एंटर हो गई। ऑक्सीजन ने क्या किया, ब्रीदिंग ली, ऑक्सीजन ट्रैवल कर गई सेल्स के थ्रू। ऑक्सीजन ने क्या ब्रेक डाउन स्टार्ट किया ग्लूकोज का। क्या किया, ग्लूकोज जो कि है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इसको कन्वर्ट कर दिया 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में, ठीक है। पायरुवेट में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसके कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास क्या बच गया, मैं मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ। हमारे पास बच गया CO2 प्लस एनर्जी प्लस वाटर भी बच गया, पर मेनली CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमने क्या कर दी, एक्सेल आउट कर दी। ये हमने क्या कर दी, एक्सपायर कर दी बाहर, ठीक है।
और जो हमारे पास एनर्जी थी, एनर्जी किस फॉर्म में थी, ATP, किस फॉर्म में, ATP। ATP क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं उन सब के लिए ATP ज़रूरी है। ATP इज़ लाइक अ फ्यूल। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं, हमें कुछ खाना हो, कुछ पीना हो, आपने कभी सोचा हमें मेनली क्या चीज़ ज़रूरी पड़ती है, पैसे ज़रूरी हैं, वो हमारी करेंसी है। हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं, जितना वर्क हो रहा है, जितना काम हो रहा है, उसकी करेंसी क्या है, ATP। ATP एक पैसे की तरह है, जितना ATP उतना फास्ट वर्किंग। ओके, थोड़ा सा ATP के बारे में पढ़ते हैं। ATP मेनली एंडोथर्मिक रिएक्शंस में यूज़ होता है, ठीक है। ATP आपने तो समझ लिया, ATP क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, जितना ज़्यादा ATP उतनी ज़्यादा एनर्जी। अब हम पढ़ते हैं, एक होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। दोनों से क्या पता लगा, एंडो मीन्स, एंडो से आप क्या समझते हैं, एंडो मीन्स अंदर और एक्सो मीन्स बाहर, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें एंडो में जो है हीट अपटेक होती है, अंदर आती है हीट इन, और एक्सो में हीट आउट, इन आउट, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहती है, लेकिन इसमें एंडोथर्मिक में हीट इन होती है, इन, एंड एक्सोथर्मिक में हीट आउट होती है। मेनली आपको इतना याद रखने की ज़रूरत है बस, मतलब इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उसमें एनर्जी लॉस हो रही है, हीट लॉस हो रही है, सॉरी नॉट एनर्जी, हीट, ठीक है। हमारी रेस्पिरेशन हो गई। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी। वेरी इजी, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं। डबल सर्कुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, ये है वो है, इसको ऐसे ही हुआ बना रखा है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, इट्स वेरी इजी। ह्यूमन हार्ट, क्या समझते हैं आप हार्ट से, ये वाला हार्ट जो हर बार टूटता रहता है, ये वाला हार्ट, ठीक है। ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट किस लिए ज़रूरी है, मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है हार्ट का, ब्लड को पंप करना। मेन फंक्शन क्या है, हार्ट तो हर चीज़ में हेल्प करता है, चाहे वो जो भी चीज़ है, ब्लड के बिना तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ब्लड ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ में आपका हार्ट हेल्प करता है। ओके, हाउ मैनी चेम्बर्स आर देयर इन हार्ट, बोलो बोलो जल्दी बोलो। देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट, ठीक है। ये मैं इकट्ठा आपको पढ़ा दूंगी, पहले एनाटॉमी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी हार्ट की। ओके, अगर हम थोड़ा सा हार्ट को खोलें, थोड़ा सा इसका क्रॉस सेक्शन डिफरेंट बनाते हैं, वन थोड़ा हल्का हल्का ऐसा ही लग रहा होगा आपको, ठीक है। ये आपकी लेफ़्ट साइड आ गई, ये राइट साइड आ गई। हमेशा याद रखना है, जो बड़ा वाला वेंट्रिकल होता है और छोटा वाला एट्रियम होता है, ठीक है। दिस इज़ योर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ओके, अब आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लू कलर, ये ब्लू दिख रहा है सारा, और इसका कलर थोड़ा लिम्फ की तरह है, थोड़ा अलग सा दिख रहा है, ठीक है। तो ब्लू से आपने क्या याद रखना है, अब आपने कभी सोचा हो कि कई बार लोग बोलते हैं इसके तो हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं, इसको चक्कर आ रहा है, ये है वो, तो ब्लड ऐसा लगता है कि इसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी। तो एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ठीक है जी। क्या समझते हैं आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें O2 प्रेजेंट रहती है, जो डीऑक्सीजनेटेड है उसके पास O2 नहीं है। तो आपको कौन सी साइड लग रही है जिसके पास O2 नहीं है? राइट साइड, ठीक है। ब्लू कलर है, इसके पास अपना ऑक्सीजन नहीं है, इसमें इस साइड क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस साइड क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना भी अगर आपको याद रह गया, आपका आधा हर्ट हो चुका है। हमेशा याद रखो, ऐसे मैं तो ऐसे याद रखती थी कि नीला रंग मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी है तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जो रेड है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। अब ब्लड का काम क्या है? पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वही तो ग्लूकोज को वो करेगी आगे फिर कन्वर्ट, ठीक है। ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। दिस इज़ आयोटा, जो सॉरी, दिस इज़ आयोटा, क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, दो वेना कावा है कनेक्टेड है साथ में, देखो, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, सेप्टम। अब एक और चीज़ आती है सेप्टम, ठीक है। पहले इनको पढ़ लो। एक होता है पल्मोनरी आर्टरीज, एक होता है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वर्ड जब भी आएगा तो वो किससे रिलेटेड होता है? किससे रिलेटेड होता है पल्मोनरी वर्ड? लंग्स से रिलेटेड, ठीक है। किससे रिलेटेड होता है वो? लंग्स से रिलेटेड। पल्मोनरी जब भी आपने सुना होगा कई लोगों को पल्मोनरी डिजीज़ होती है तो मतलब उनको लंग्स की डिजीज़ है पल्मोनरी। वेट एक मिनट, ओके। पल्मोनरी किससे रिलेटेड होता है आपका? लंग से रिलेटेड। अब हमेशा एक बात याद रखनी है, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज, O2 वाला ब्लड, वेन्स लो O2 या फिर जिसमें O2 नहीं, डीऑक्सीजनेटेड, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी। ऐसा रख लो याद कि वेन्स होती हैं आपकी नीले रंग की होती हैं, ऐसे याद रखने के लिए, वेन्स नीले रंग की हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, आर्टरीज O2 ब्लड कैरी कर रही हैं या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। अब अगर आपने डायग्राम में एक चीज़ नोटिस की होगी तो यहाँ पे ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये तो आर्टरीज कैरी कर रही हैं, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वेन्स कैरी कर रही हैं, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है? सॉरी, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं, पल्मोनरी लंग्स की आर्टरीज। ये लंग्स के पास ब्लड लेके जा रही हैं कि जी हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको ऑक्सीजनेटेड बनाओ, इसमें ऑक्सीजन डाल दो और ये पकड़ो अपना कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अपने पास रख लो, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं और ये ऑक्सीजनेटेड, ये पल्मोनरी वेन्स के कर रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, ठीक है, इन द केस ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स। इतना हो गया हार्ट के बारे में। और एक सेप्टम था, वो भी कर देते हैं। ये आपका हार्ट था, थोड़ा काइंड ऑफ ऐसा ही है। ब्रीफ में मैं इसकी नोटबुक पे डायग्राम बनाऊंगी, आपको हेल्पफुल रहेगा फिर वो, ठीक है। ये जो डिवाइड, ये जो आपके लेफ्ट, ये जो आपके चेम्बर्स को डिवाइड कर रही है, लेफ्ट और राइट कोई बीच में से, दिस लाइनिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। इसको हमने बोला है सेप्टम, जिसको हम डिवाइडिंग वॉल भी बोलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा
वेना का फ्रॉम अपर बॉडी, लोअर बॉडी, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट वाली चीज़ें हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, जो लेफ़्ट वाली चीज़ें हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। आर्टरीज़ हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज़ और वेन्स का हिसाब उल्टा है, क्योंकि उन्हें लंग्स के पास ले जाके अपना जो है ऑक्सीजन मिलाना है ब्लड में, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाए। ठीक है जी। और ये बीच में जो डिवाइडिंग है ये है आपका सेप्टम। ओके, अब चलते हैं डबल सर्कुलेशन के ऊपर। अब ये भी बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। अभी हार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हार्ट ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। हमें पता है ब्लू वाला कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे पहले कहाँ पे आपका ब्लड सबसे पहले कहाँ आता है, एट्रियम में। कहाँ आता है, एट्रियम, फिर जाता है वो वेंट्रिकल में। कहाँ जाता है फिर, वेंट्रिकल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ, हार्ट ने क्या किया, ब्लड पंप किया। हार्ट ने ब्लड पंप किया, उसने सबसे पहले कहाँ जाना है, उसने लंग्स के पास जाना है खुद को ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया, वहाँ पे उसने ऑक्सीजन ले ली जो ब्रीदिंग के थ्रू हमारे पास आई थी। ऑक्सीजन लेके पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ गया, सबसे पहले आया एट्रियम में। कहाँ आ गया सबसे पहले, एट्रियम में। कहाँ आ गया, एट्रियम में। एट्रियम रिलैक्स हुआ और उसने ब्लड ले लिया। उसके बाद एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसने ब्लड को ट्रांसफर कर दिया वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया, ठीक है। फिर वेंट्रिकल से जाते जाते इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड बन चुका है, तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला गया आयोटा के थ्रू। किसके थ्रू, आयोटा के थ्रू। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके इसने जैसे ही ऑक्सीजन दी, ग्लूकोज चेंज हो गया पायरुवेट में। पायरुवेट से किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी प्लस वाटर में। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ गई, तो कौन सा बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, अब वो फिर से इधर से इधर से इधर से गया और यहाँ चला गया। किस में चला गया, अब ये फिर से आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, और वहाँ से ये चला गया आपके फिर से लंग्स में, ठीक है। ये आपकी डबल सर्कुलेशन हो गई। क्या हो गई, दिस इज़ योर डबल सर्कुलेशन। कितने चैम्बर्स बताए हैं मैंने हार्ट के, देर आर हाउ मैनी चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट, सॉरी, 4 चैम्बर्स। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, वेन्स कैरी करती हैं। कौन कैरी करता है, वेन्स। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, आर्टरीज कैरी करती हैं। लेकिन पल्मोनरी में ये सब उल्टा है। पल्मोनरी में क्या है, ठीक है, पल्मोनरी में ये सब उल्टा है, क्योंकि पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड और पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये आपकी डबल सर्कुलेशन हो चुकी है ख़त्म। बस आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पल्मोनरी आर्टरी तो आर्टरी है तो ये ऑक्सीजनेटेड कैरी करेगी। पल्मोनरी में डिफरेंस है, क्योंकि वो लंग्स के पास भी तो लेके जा रही है अपना ब्लड वो करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए, ओके। ऐसे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड चला जाता है और डीऑक्सीजनेटेड वापस आता है। दिस इज़ योर डबल सर्कुलेशन ख़त्म।
इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। डबल सर्कुलेशन से आपकी डबल सर्कुलेशन ख़त्म होती है। बाकी थ्योरी रटने वाली है, वो आपको रटनी पड़ेगी। मेन मैंने समझा दिया, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का फिक्स है। इसके अलावा जो हार्ट का डायग्राम है, उसके लिए मैं अलग से आपको हार्ट का डायग्राम इजीली बनाने का तरीका बताऊंगी। उसके बाद आते हैं ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं? हाउ मैनी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर? मेनली 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स और एक होती है कैपिलरीज। ठीक है, वन सेकेंड। ये रेड वाली आपकी क्या है? आर्टरीज हैं। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। क्या करती हैं? हार्ट से जो है ब्लड कैरी करती हैं और वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। ये कौन सा ब्लड, अगर ये सब ऑर्गन्स तक पहुंचा रही हैं तो एक कौन सा ब्लड कैरी करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। थिक वॉल्ड। ठीक है, उसके बाद आती हैं वेन्स। ये आ गई आपकी वेन्स DO2 या फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ये करती हैं बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और हार्ट तक ले जाती हैं। कहाँ तक लेके जाती हैं? हार्ट तक लेके जाती हैं। इनमें प्रेशर कम रहता है, तो ये कैसी होती हैं? थिन वॉल्ड। क्योंकि अब ऑक्सीजन नहीं है, इन्होंने सिर्फ ब्लड को हार्ट तक लेके जाना है, तो थिन वॉल्ड रहती है। अब क्या होता है? एक कैपिलरीज आती हैं। कैपिलरीज एक मेशवर्क की तरह होती हैं, बहुत ही पतली पतली माइन्यूट जो वेसल्स होती हैं उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? कैपिलरीज। ये 1 सेल थिक ही होती हैं, इनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। मटेरियल एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। वेरी थिन वॉल्ड होती हैं, तो इजीली ये मटेरियल एक्सचेंज कर लेती हैं। कई बार ये दो कैपिलरीज अगर ज्वाइन करें तो वेन्स भी बना सकती हैं, टू कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यूज। क्या बोला अभी मैंने? ग्रीन कलर। ठीक है, ये आपकी कैपिलरीज आ गई, बहुत पतली पतली माइन्यूट। ये क्या करती हैं? मटेरियल एक्सचेंज। ये 2 कैपिलरीज अगर मिल जाएं तो ये आपस में क्या बना देती हैं? एक वेन बना देती हैं, वेन का काम करती है। ठीक है, अभी मैंने क्या क्या बोला? ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज कैसी होती हैं? थिक वॉल्ड होती हैं। वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स डी ऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं। एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन्स। और जो है वो आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं टू ऑर्गन एंड टिश्यूज़, और जो वेन्स हैं वो ऑर्गन और टिश्यू से ब्लड लेके आती हैं टू द हार्ट। कैपिलरीज 1 सेल थिक होती हैं, मटेरियल एक्सचेंज में हेल्प करती हैं और कई बार ज्वाइन होकर ये वेन्स भी बना देती हैं। ठीक है, एक चीज़ इधर रह गई थी, ब्लड प्रेशर, बीपी। नॉर्मल बीपी कितना होता है हमारा? 120/80 mmHg। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जो 120 है इसको हम बोलते हैं सिस्टोल, इसको हम बोलते हैं डायस्टोल। इसका एक स्पेसिफिक डिवाइस है जिससे हम इसको मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है,
बुक में दिया हुआ है आपकी स्पिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स एंड लिम्फ। ओके, प्लेटलेट क्या करती है? प्लेटलेट पहले तो देख लो प्लेटलेट क्या है। दिस इज़ योर RBC, रेड ब्लड सेल। दिस इज़ योर प्लेटलेट। केकड़े की तरह जो दिख रही है, इसका केकड़े वाला ही काम है। प्लेटलेट केकड़े की तरह जो दिख रही है, दैट इज़ योर प्लेटलेट। ठीक है, इसका बेसिकली काम है, जस्ट एज्यूम करो अभी आपका हाथ कट जाए, ठीक है, सॉरी, ये आपकी आर्म है, ये आपका हैंड है, ठीक है। आपके हाथ में एक कट लग जाए, ऐसे मान लो टॉर्न हो जाए, ठीक है, यहाँ से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर ब्लीडिंग होती ही रहेगी तो आपको तो सारा खून बह जाएगा। तो इसको रोकने के लिए प्लेटलेट नाम की चीज़ हमारी बॉडी में, ब्लड में घूमती रहती है। प्लेटलेट क्या करती है, ये जो हमारे को घाव बन गया इधर एक क्लॉट बनाना स्टार्ट करती है, ऐसे ऐसे इसको कवर कर लेती है और ब्लड को क्लॉट कर देती है, जिसकी वजह से ये सील हो जाता है। इट क्लॉट्स ब्लड, ये ब्लड को क्लॉट कर देती है, जिसकी वजह से फिर फिब्रिन का क्लॉट बना देती है इधर, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है और आपका जो घाव है वो थोड़े टाइम के लिए सील हो जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। दिस इज़ द रोल ऑफ प्लेटलेट। ओके, उसके बाद आता है आपका लिम्फ। लिम्फ भी एक टाइप का फ्लूइड ही, जैसे प्लाज्मा होता है वैसे ही आपका प्लाज्मा ब्लड, वैसे ही आपका क्या होता है, लिम्फ, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। ये कलरलेस होता है और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में ड्रेन हो जाता है फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये आपका लिम्फ है, ये बेसिकली क्या कैरी करता है, मान लो आपका कलरलेस फ्लूइड लिम्फ है, ये कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, absorbed fat from intestine to blood। ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, मतलब ब्लड में ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। लिम्फ एक तरह का कलरलेस फ्लूइड है जो कि डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट पार्टिकल्स को कंटेन करता है, ठीक है। दैट इज़ प्लेटलेट्स एंड लिम्फ। आगे आ गया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, वेट एक मिनट, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीव्स में आपका स्टोमेटा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है आपका, स्टोमेटा। मैंने आपको नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं बताई। जो आपकी प्लेटलेट है इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी आती हैं, 1,50,000 से लेके 4 लाख तक, ठीक है। और आरबीसी काउंट आता है 4.2 to 6.2 मिलियन पर माइक्रोलीटर, ठीक है। यूजुअली 4 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर, ठीक है। अब आ गया स्टोमेटा। स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा 2 टाइप्स का इन्होंने बताया हुआ है, ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज्ड स्टोमेटा, ठीक है। ज़्यादा कुछ दिमाग की खपाई करने की ज़रूरत नहीं है।
मेनली क्या होता है, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो हम फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जब भी ज़रूरत, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और जब भी ज़रूरत पड़ती है हमारे प्लांट को, वो यहाँ से इसको यूटिलाइज़ कर सकता है। अब 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक आता है जाइलम, एक आता है फ्लोएम। फूड एंड जो जाइलम है वो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जो फ्लोएम है वो फूड एंड अदर पार्टिकल्स की ट्रांसपोर्ट में जो है वो हेल्प करता है। ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम। जो ओपन स्टोमेटा होता है, ओपन स्टोमेटा किस लिए ज़रूरी है, ओपन स्टोमेटा कब रहता है, एक और चीज़ होती है यहाँ पे, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का काम क्या है, स्टोमेटा को ओपन करना और क्लोज करना। गार्ड सेल क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करते हैं। ठीक है। वन सेकेंड। ठीक है, जस्ट एज्यूम ये आपका एक ट्री है, ठीक है। जाइलम फॉर रेड, जाइलम का सिंबल रेड होगा और फ्लोएम का ब्लू होगा। ठीक है, ये आपकी रूट्स हैं। ठीक है, तो जाइलम क्या कर रहा है, जाइलम हर जगह वाटर पहुंचा रहा है, H2O पहुंचा रहा है। ठीक है, और अभी जैसे हमारा स्टार्च है जो प्रेजेंट रहेगा हमारे प्लांट्स के लीव्स के ऊपर या फिर जो भी हमारा ट्री है उसके ऊपर, तो वहाँ से फ्लोएम क्या करेगा, उसको पूरे ट्री तक पहुँचाएगा, रूट्स तक भी पहुँचाएगा और बाकी के ट्री तक भी पहुँचाएगा। और ऐसे ये फूड पार्टिकल को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, और जो फ्लोएम है वो यहाँ से वापस लेके आएगा, नीचे भी पहुँचाएगा, रूट्स में भी, और हर जगह इसको पहुँचाएगा फूड को, इसको। ठीक है, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, अब ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा का क्या रोल है। पहले तो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कौन करता है, गार्ड सेल्स। कौन करते हैं, दीज आर योर गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स टोमेटो को ओपन और क्लोज करते हैं। ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं, ये पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एंड रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को, ट्रैप करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। रेस्पिरेशन में ज़रूरी है। ठीक है, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर फेंक देते हैं। और ये और चीज़ों में भी हेल्प करते हैं, जैसे ट्रांसपीरेशन।
जिसमें वाटर को आउटसाइड फेंकते हैं। जब वाटर यूज़ हो जाता है तो उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये आउटसाइड गिरा देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ट्रांसपिरेशन अभी वो भी ओपन स्टोमेटा करता है। यूजुअली ओपन स्टोमेटा दिन में रहता है क्योंकि तब इसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करनी है दिन में, और रात में जो है स्टोमेटा क्लोज रहता है। स्टोमेटा क्या हो जाता है रात में? क्लोज। क्योंकि रात में वैसे भी फोटोसिंथेसिस तो होनी नहीं है, इसने अपना फूड तो बनाना ही नहीं है, तो ये रात में क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, और दिन में क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। यूजुअली ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किस में होती है? एक्सक्रीशन होती है किडनी में। किस में होती है एक्सक्रीशन? किडनी में। किडनी कितनी होती है? किडनी हमारी 2 टाइप की होती है। किडनी यूजुअली होती है बीन शेप की। किसकी होती है किडनी? किडनी की डायग्राम भी मैं आपको अच्छे से बना के दे दूँगी। अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ रीनल। सॉरी नहीं, रीनल वर्ड जहाँ भी आएगा आपने एक ही बात याद रखनी है, दैट रीनल इज़ किडनी। रीनल मीन्स किडनी, रीनल मीन्स किडनी। ओके, रीनल मीन्स व्हाट? रीनल मीन्स किडनी। इस किडनी का काम क्या है? ब्लड को प्योरीफाई करना, यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना। किडनी का काम क्या है? ब्लड को प्योरीफाई करना और यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर देना। ठीक है, अब यूनिट ऑफ किडनी क्या है? किडनी कैसे काम करता है? नेफ्रॉन। क्या है यूनिट ऑफ किडनी? इज़ नेफ्रॉन। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेफ्रॉन एक प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 10 नेफ्रॉन मिलियंस में प्रेजेंट रहते हैं आपकी किडनीज में। विद इन द ईच किडनी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ओके, अब अगर हम थोड़ा सा नेफ्रॉन को देखें, उसको मैंने ब्रीफ में भी डिस्कस करना है, लेकिन मैं आपको इधर एक ओवरव्यू दे देती हूँ, इसलिए मैंने वो डायग्रामेटिक वे में मैं उसको आपको फिर एक्सप्लेन भी करूँगी। ठीक है, एक तो मेरा पेन नहीं चल रहा है। कुछ इस तरह का आपका नेफ्रॉन रहता है। एक होता है एफरेंट, एक होता है इफरेंट। ठीक है, ये है आपकी एफरेंट आर्टरियोल्स और ये है आपका इफरेंट आर्टरियोल्स। इससे हम क्या समझते हैं? एफरेंट टुवार्ड्स होता है, इफरेंट अवे होता है। तो ये इस पार्ट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस में क्या होता है? बेसिकली ब्लड फिल्टर होता है। एफरेंट आर्टरियोल्स जब हम ब्लड को यहाँ लेके आते हैं, यहाँ पे ग्लोमेरुलस में वो फिल्टर होता है और एफरेंट के थ्रू वापस चला जाता है। जो भी चीज़ें यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाती वो यहाँ से अंदर आती हैं। दिस इज़ अ प्रॉक्सिमल ये जो है, दिस इज़ वुमेन्स कैप्सूल इसको बोलते हैं। यहाँ से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स अंदर आती हैं। यहाँ पे दिस इज़ योर लूप ऑफ हेनले, जो यू शेप का है, दिस इज़ लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पे आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आता है कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज़ यूरिन। आप इतना याद रखो कि जो आपका नेफ्रॉन है उसमें ब्लड आपका फिल्टर होता है।
ओके, बाकी ब्रीफ में मैं आपको इसका एक अलग से एक सॉरी मैं ब्रीफ में भी आपको इसका एक पार्ट दे दूंगी नेफ्रॉन का। आगे है हीमोडायलिसिस। अब मेनली इतना याद रखो, जो नेफ्रॉन होते हैं वो बोथ किडनीज में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन। ये ब्लड को फिल्टर करता है, यूरिन को एक्सक्रीट आउट करता है। नेक्स्ट इज़ हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी है। अब किसी पर्सन की अगर दोनों किडनीज काम नहीं कर रही हैं तो उस पेशेंट में आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत पड़ती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि उस पेशेंट की डायलिसिस होती है, उसका खून चेंज होता है। बेसिकली वो खून चेंज नहीं होता है, उस ब्लड को हम फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं। ओके, ये हमारा फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन होता है। सॉरी, ठीक है, जो फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन होता है ये सेम एज ब्लड होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होते। क्या नहीं प्रेजेंट होते इसमें? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होते। जैसे ही हम आर्टिफिशियल हीमोडायलिसिस यूनिट को पेशेंट के साथ अटैच करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड कम्स फ्रॉम देयर टू दिस परमिएबल मेम्ब्रेन और परमिएबल बेड जिसमें डायलिसिंग सोल्यूशन प्रेजेंट है। यहाँ से थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस जो भी वेस्ट है वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा और जो भी ब्लड फिल्टर हो गया वापस सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगा। क्या होता है इसमें? पेशेंट का ब्लड यहाँ से एंटर होगा, आपका सेमी परमेबल बेड या फिर डायलिसिंग बेड के ऊपर आएगा। यहाँ से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं या फिर यूरिया एक्सेसॉल्स हैं वो कलेक्ट हो जाएगा इस चेम्बर में और बाकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में फ़िल्टर होकर ब्लड चला जाएगा। दिस इज़ आर्टिफिशियल किडनी ऑल्सो नोन एज हीमोडायलिसिस। ओके, द नेक्स्ट वाज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स तो। ओके, तो ऑक्सीजन जो है वो भी एक O2 जो है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे प्लांट्स में बना होता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल करते हैं। तो थ्रू स्टोमेटल पोर्स ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, वाटर भी बाहर निकल जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब क्या हो जाता है, कई बार डेड सेल्स लीव्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो जो लीव्स शेड ऑफ हो जाते हैं उनमें डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो शेड ऑफ हो जाते हैं। तो उसके थ्रू भी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हो जाता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स एंड गम्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। कई बार क्या होता है कि गम्स एंड रेजिन की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। कई बार सॉइल के अराउंड भी प्लांट अपनी एक्सक्रीशन करता है थ्रू लीव्स, शेडिंग ऑफ लीव्स इन द सॉइल, थ्रू ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जिसमें वो O2 और वाटर को एक्सक्रीट आउट करता है थ्रू द लीव्स और स्टोमेटा। ओके, इट इज़ शोइंग ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। वाटर यहाँ से जाता है और यहाँ से रिमूव आउट हो जाता है। नेक्स्ट इज योर समरी। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। हमें पता ही है फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस से फुलफिल होती है हमारी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द ऑटोट्रॉफ्स
taken substance from outside and convert them into the store form of energy, which is your starch. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Chlorophyll एक green pigment है जो कि ज़रूरी है photosynthesis में. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. We will study how this takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. Serves as the internal energy reserve to be used when required by the plant. ठीक है. Absorption of light energy by chlorophyll. Okay. Conversion of light energy to chemical energy by splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. Okay. Reduction of carbon dioxide to carbohydrates, which is then stored in the form of starch. आगे आ गया heterotrophic nutrition में हम पढ़े बहुत सारे 4 टाइप्स का, holozoic, saprotrophic, parasitic, and next was I forgot parasitic. After parasitic, what was the next? Symbiotic. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it obtained by the organism. जैसे कि मैंने आपको ग्रास और डियर मैंने गॉट वाला एग्जांपल दिया था एंड लायन. ओके. अमीनो न्यूट्रिशन बाय द हेल्प ऑफ, ये मैंने NCERT से लिए हैं आपके लिए नोट्स, ताकि NCERT भी मिस नहीं होनी चाहिए. टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग फूड वैक्यूल बना लेते हैं और इनको सूडोपोडिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? सूडोपोडिया. ओके. सीलिया किस में प्रेजेंट रहते हैं? पैरामीशियम में. ये भी मैंने आपको बता दिया था. ओके. नेक्स्ट, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. व्हेन वी ईट समथिंग our mouth waters. This is actually not water, the fluid called as saliva secreted by salivary glands. Another aspect of food, we just is its complex nature. The saliva contains enzyme salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule to give simple sugars. The food mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. It is necessary to move the food in the regulated manner around the digestive tube so that it can be processed properly in the each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically, जो कि rhythmically contract करती हैं और peristaltic movements करती हैं overall the gut. ठीक है. From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or the esophagus. ठीक है. The stomach is a large organ that expand. Stomach क्या करता था? Mainly प्रोटीन की डाइजेशन. क्या करता था? प्रोटीन की डाइजेशन. क्या बोला था मैंने? एक HCl रिलीज करेगा, एक पेप्सिन रिलीज करेगा और क्या करेगा? म्यूकस रिलीज टू प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम द एसिड. ओके, सब पढ़ ही लिया ऑलमोस्ट. द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल which release small amount into the small intestine for the starch. The new food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal, which is fitted in the compact space because of the extensive coiling. जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की सब ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में डिफर करती है. ये क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन एट साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. अब मैंने बोला था कि उसकी pH एसिडिक रहेगी तो वहाँ पे जाके उसको अल्कलाइन बनना पड़ेगा फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट, तो पाइल जूस उसको कन्वर्ट कर देगा उसमें. फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स थे इंटेस्टाइन में वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज होंगे विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट्स. सब मैंने पढ़ा ही लिया, आपको वैसे पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है. डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ विलाई. विद द हेल्प ऑफ विलाई आया होगा, लिखा तो होगा कहीं. इट्स कॉल्ड एज विलाई. ओके. विलाई इज रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues. ठीक है.
जो अनअब्जॉर्ब फूड है उसको कहाँ भेज देंगे, अब लात मार दी उसको, बोला चलो लार्ज इंटेस्टाइन में, कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ क्या हो गया, एब्जॉर्ब्स मोर वाटर, मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन करता है लार्ज इंटेस्टाइन। वेस्ट मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, एनल स्फिंक्टर ने इसको रेगुलेट किया है। आगे क्या रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन वही है, इसमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है ग्लूकोज का विच इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड एज पायरुवेट, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में होता है। सिंस द प्रोसेस टेक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि आपको बोला ही था। तो उसमें क्या क्या बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी, एनर्जी बनती थी और वाटर बनती थी। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, किडनीज पेयर ऑफ किडनीज से होती है और इसकी एक्सक्रीशन की एक यूनिट है, इट कंप्राइज ऑफ 2 किडनीज और पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इसके बारे में थोड़ा सा पता है नहीं। ओके, किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, one on either side of the backbone. Urine is produced in the kidney, passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until the release to the urethra। सबसे पहले आता है आपका यूरेटर। यूरेटर्स क्या करते हैं, किडनी पास करती है जो यूरिन है यूरेटर के थ्रू, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर में ये स्टोर हो जाता है जब तक यूरेथ्रा से पास आउट ना हो। यूरेथ्रा पास आउट करता है यूरिन को, यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है, यूरेटर ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। Here we have finished with your chapter that is life processes। मिलते हैं अगले चैप्टर में। और जो आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, हार्ट का डायग्राम है, डबल सर्कुलेशन वैसे मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया है, उसका डायग्राम रहता है और नेफ्रॉन का डायग्राम रहता है, उनको ब्रीफ में समझा दूँगी। एंड इवन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम भी इजीली समझा दूँगी ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए, इजी निमोनिक के साथ, ताकि लेबलिंग भी इजी हो जाए एंड वो आप अच्छे से कर पाओ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।